नमस्कार दोस्तों। एक महिला जिसकी 3 शादियां हो चुकी थी, समाज की नज़रों में शायद उसे एक सुरक्षित और खुशी जीवन मिल चुका था। लेकिन क्या होता है जब इंसान की इच्छाएं और लालच पवित्र रिश्ते की सीमा को पार कर जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला का एक शांत गांव रामपुर, जहां 16 दिसंबर 2024 की रात को एक ऐसा खौफनाक खेल हो गया जिसने न सिर्फ मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया बल्कि क्राइम जांच के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आज के इस वीडियो में। 16 दिसंबर 2024 की सुबह करीब 5 बजे उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का रामपुर गांव पूरी तरह से शांत था। लोग अभी भी अपने बिस्तर से उठने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक पूरे गांव में एक महिला की बहुत ही दर्दनाक और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। उस चीख में इतना डर और सदमा था कि रामपुर गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर बिस्तर को छोड़कर बाहर की तरफ भागते हैं। हर कोई एक दूसरे से पूछता है कि इतनी सुबह आखिर क्या अनहोनी हो गई। जैसे जैसे लोग आवाज़ की दिशा के आगे बढ़ते जा रहे थे, यह साफ हो जाता है कि यह चीख राम के घर के आंगन से आ रही है। जब ग्रामीण वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राम की पत्नी सरस्वती जमीन पर बैठी दहाड़ मारकर रो रही है। लोग तुरंत दौड़कर घर के भीतर उस कमरे की तरफ जाते हैं जहां राम सोता था। कमरे के भीतर का नज़ारा बेहद खौफनाक था। वहां रखी एक साधारण चारपाई पर राम का बेजान शरीर चित अवस्था में पड़ा हुआ था। उसे देखते ही गांव वाले के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरस्वती बाहर खड़ी लगातार चिल्लाकर सबको यही कह रही थी कि उसके पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, उसने सब कुछ खो दिया है। कमरे के एक कोने में राम की मां और उसका छोटा भाई इस अचानक हुए हादसे से पूरी तरह सदमे में था। अवाक खड़े होकर सिर्फ आंसू बहा रहे थे। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। गांव वाले की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई हैरान था कि कल तक ठीक ठाक दिखने वाला राम को अचानक एक ऐसा क्या हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां मौजूद भीड़ में से एक व्यक्ति ने तुरंत अपना मोबाइल निकालते हुआ और भमोरा पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाकर पुलिस को इस घटना की सूचना देता है कि रामपुर में एक युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही भमोरा थाना प्रभारी राकेश सिंह बिना वक्त गंवाए अपनी पूरी टीम तथा अन्य स्टाफ के साथ रामपुर गांव में राम के घर पहुंच जाता है। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती है, वहां पहले से मौजूद ग्रामीणों की भीड़ थोड़ी से पीछे हटती है। पुलिस को देखते ही आंगन में बैठे राम की पत्नी सरस्वती और ज़्यादा तेजी से दहाड़ मारकर रोने लगती है, जिससे वहां मौजूद माहौल में गम और बेचैनी और बढ़ जाती है। थाना प्रभारी राकेश सिंह तुरंत सरस्वती के पास जाती हैं, उसे दिलासा देता है और चुप कराने की कोशिश कराता है। जब सरस्वती थोड़ी संभलती है तो पुलिस उसे राम की मौत की वजह और रात के घटनाक्रम के बारे में पूछती है। सरस्वती अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए पुलिस को अपना पहला आधिकारिक बयान देती है। वह कहती है कि कल दिन भर के काम की वजह से बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और इसी थकान की वजह से रात को वह अपने बच्चों के साथ गहरी नींद में सो गई थी। वह आगे बताती है कि सुबह जब उसकी अचानक आंखें खुली तो कमरे का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गया। उसने देखा कि उसके पति राम का शरीर छत से धोती के फंदे से सहारे लटका हुआ है। सरस्वती के मुताबिक अपने पति को इस तरह हालत में देखकर वह पूरी तरह घबरा गई और उसने बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत एक धारदार चीज से उस धोती के बीच को काटकर ताकि पति को नीचे उतारा जा सके, और फिर उसने जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को मदद के लिए बुलाया। बयान दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी सिंह ने सीधे उस कमरे के दाखिल होता है जहां राम की लाश रखी थी, ताकि वे लाश का बारीकी से मुआयना कर सके। लेकिन जैसे ही वे लाश को देखते हैं, एक अनुभवी पुलिस अधिकारी के दिमाग में खतरे की घंटी बज जाती है और उन्हें इस पूरे कहानी में कुछ बहुत ही अजीब लगता है। राम की लाश चारपाई पर बिल्कुल चित अवस्था में पड़ी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर सिर्फ एक कमीज और केवल अंडरवियर था। आमतौर पर सर्दियों के इस मौसम में
कोई भी व्यक्ति इस हालत में फंदा लटकने की स्थिति में नहीं होता। जब पुलिस गले की जांच करती है तो वहां किसी भारी रस्सी या फंदे कसने की गहरे निशान दिखाई देती है, लेकिन शरीर की स्थिति और आसपास की हालत देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यह एक सामान्य आत्महत्या की मामला है। आत्महत्या की थ्योरी पर एक ऐसा बड़ा सवालिया निशान खुद लाश की यह पोजीशन खड़ी कर रही है। तभी इस केस में एक ऐसा और बेहद महत्वपूर्ण मोड़ आता है। पुलिस जब वहीं खड़े मृतक के छोटे भाई को बुलाकर उससे पूछताछ शुरू करती है तो वहां एक ऐसा सच सामने रखता है जो पुलिस के शक को यकीन में बदल देता है। भाई ने इस बेहद गंभीर और दुखी आवाज में थाना प्रभारी को बताता है कि राम ने महज 2 दिन पहले यानी अपनी 8 बीघा उपजाऊ जमीन को बेचा था और उसके पास अच्छी खासी रकम आई थी। भाई ने साफ शब्दों में कहा है कि जब राम के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, कोई कर्ज नहीं था, तो फिर अचानक उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का कोई ठोस कारण समझ नहीं आ रहा था। भाई की यह बात सुनते ही थाना प्रभारी राकेश सिंह को साफ अंदाजा हो जाता है कि जिसे एक सीधा साधा आत्महत्या दिखने की कोशिश की जा रही है, उसकी दल में कुछ बहुत बड़ा काला सच है। हालांकि उस वक्त सरस्वती बुरी तरह बिलख रही थी और घर का माहौल बेहद ही संवेदनाशील था, इसलिए पुलिस का सबसे और ज़्यादा तीखे सवाल करना सही नहीं समझती। पुलिस तुरंत कानूनी जांच के आगे बढ़ाते हुए लाश का पंचनामा तैयार करती है और मौत के असली कारण को जानने के लिए लाश का पोस्टमार्टम के लिए बरेली जिला अस्पताल भेज देती है और यहीं से इस पूरे मामले में एक गहरी और उलझी हुई जांच की शुरुआत होती है। 17 दिसंबर 2024 रामपुर गांव से राम के लाश को पंचनामे के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच सीधे बरेली जिला अस्पताल भेजा जाता है ताकि डॉक्टरों का एक टीम उसका पोस्टमार्टम कर सके। पूरे गांव और परिवार की नज़रें इस बात पर टिकी थी कि आखिर मौत की असली वजह क्या था। अगले दिन यानी 18 दिसंबर को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार होकर भमोरा थाना प्रभारी राकेश सिंह के पास आता है। जैसे ही थाना प्रभारी उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि दोनों इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन मेडिकल की साइंस कभी झूठ नहीं बोल सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने साफ अक्षरों में लिख दिया था कि राम की मौत फांसी के फंदे पर लटकने की वजह से नहीं हुई, बल्कि जब तक वह गहरी नींद में सो रहा था उसी दौरान किसी ने उसके गले में प्लास्टिक की रस्सी को बेहद बेरहमी से लपेटकर पूरी ताकत से खींचा था, यानी गला घोंटकर की गई हत्या कहा जाता है। इस वैज्ञानिक रिपोर्ट में एक ही झटके में पूरे कहानी को पलटकर रख दिया था। यह मामला अब एक सामान्य खुदकुशी का नहीं था, बल्कि सीधे सीधे एक सोची समझी हत्या बन चुका था। जब पुलिस और जांच टीम के सामने 2 उलझे हुए पहलू खड़े होते हैं, एक तरफ मृतका की पत्नी सरस्वती का वह रोता बिलखता हुआ चेहरा और उसकी बताई गई आत्महत्या की भावुक कहानी, तो दूसरी तरफ सरकारी कागजों पर दर्ज मेडिकल रिपोर्ट का वह सच जो चीख चीख कर कह रहा था कि राम की जान ली गई है। भमोरा पुलिस के सामने अब इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझाने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उस चौंकाने वाले खुलासे के बाद भमोरा थाना प्रभारी राकेश सिंह यादव इस केस की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बार फिर रामपुर गांव में राम के घर पहुंचता है। घर के भीतर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। एक तरफ बेटे को खो चुकी मां बैठी थी और दूसरी तरफ राम की पत्नी सरस्वती थी। पुलिस जब सरस्वती के सामने बैठकर नए सिरे से और गहराई से पूछताछ शुरू करती है तो वह एक बहुत ही शातिर चाल तरीके से अपनी पिछली वाली कहानी पूरी तरह बदल देती है। इस बार वह रोने का नाटक करते हुए पुलिस के सामने एक बिल्कुल नया और अजीबोगरीब दावा पेश करती है। वह कहती है कि राम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने छोटे भाई और अपनी माँ के हिस्से के बीच बची हुई 8 बीघा जमीन को हर हाल में बेचना चाहता था। सरस्वती के मुताबिक पहले तो माँ और भाई इस बात के लिए पूरी तरह से राजी हो गए थे, लेकिन जब असलियत में तहसील जाकर जमीन की लिखा पढ़ी यानी रजिस्ट्री करने का वक्त आया
तो एन वक्त पर दोनों अपनी बात से पूरी तरह मुकर गए। सरस्वती पुलिस को यह समझाने की कोशिश करती है कि इस अचानक हुए धोखे और समाज में होने वाली भारी शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सका और इसे मानसिक तनाव के चलते उसने चुपचाप अपने ही कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस इस नए बयान और सच्चाई जांचने के लिए राम की मां और राम के भाई को बुलाकर उसने कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है। मां और भाई जैसे ही सरस्वती के इस नए मनगढ़ंत आरोप को सुनते हैं वे पूरी तरह से सर रह जाते हैं और अत्यंत आक्रोश तथा गहरे दुख में डूबकर इस दावों को सिरे से खारिज कर देता है। भाई और मां पुलिस को साफ साफ बताता है कि राम ने 15 दिसंबर को केवल और केवल अपने ही हिस्से की 8 बीघा जमीन श्रीपाल नाम के व्यक्ति को बेची थी। उसके हिस्से की जमीन को बेचना या छूने को लेकर पूरे घर में कभी भी कोई चर्चा या विवाद नहीं हुआ था। परिवार के इन बयान को सुनने के बाद पुलिस को यह साफ समझ आ जाता है कि सरस्वती लगातार झूठ बोलकर पूरी तरह और जांच भटकाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब भाई का यह सब्र पूरी तरह से टूट जाता है और वे सीधे तौर पर अपनी भाभी सरस्वती और उसके 3 सगे भाइयों रामवीर, भगत दास तथा जानकी प्रसाद अपने राम भाई की साजिश के तहत हत्या का सीधा और गंभीर आरोप लगा देता है। राम के भाई ने बिना कोई वक्त गंवाए 9 जनवरी 2025 को भमोरा थाने में इन चारों के खिलाफ एक लिखित तहरीर सौंप दिया। इस लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सरस्वती और उसके तीनों भाइयों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की संगीन धाराओं में यानी आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत आधिकारिक तौर पर मुकदमा दर्ज कर लेती है, जिसे इस पूरे मामले को एक बेहद गंभीर कानूनी मोड़ लाकर खड़ा कर देता है। भाई की लिखित तहरीर पर मुकदमा दर्ज होते ही भमोरा पुलिस एक्शन मोड में आ जाती है और इस मर्डर मिस्ट्री के सबूत को जोड़ने के लिए अपनी एक स्पेशल टीम का तुरंत बरेली कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पलपुर गांव के लिए रवाना कर देती है। यहाँ गांव कोई साधारण जगह नहीं था बल्कि राम की पत्नी सरस्वती का मायका था, जहां उसके तीनों सगे भाई रामवीर, भगवान दास और जानकी प्रसाद रहते हैं। पुलिस की गाड़ियां जैसे ही पालपुर गांव में दाखिल होती है पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। पुलिस बिना कोई वक्त गंवाए सीधे सरस्वती के घर दबिश देती है और वहां मौजूद तीनों भाइयों को बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत अचानक कस्टडी में ले लेती है। गांव के लोग हैरान और परेशान होकर तमाशा देखते रहते हैं और इधर पुलिस टीम तीनों भाइयों को सरकारी गाड़ी में बैठाकर वापस भमोरा थाने ले जाती है। थाने आते ही माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। बंद कमरे के भीतर पुलिस के आला अधिकारी तीनों भाइयों को आमने सामने बैठाकर बेहद कड़ाई से पूछताछ करती है। पूछताछ का यह दौरान बेहद तनावपूर्ण और भावनाओं से भरा हुआ था। जैसे ही पुलिस हत्या और साजिश के सवाल उनके सामने दागी, तीनों भाई पूरी तरह टूट जाता है और थाने के भीतर ही बिलख बिलख कर रोने लगता है। वे पुलिस अधिकारियों के पैर पकड़कर और हाथ जोड़कर अपनी बेगुनाही की कस्में खाने लगते हैं। बेहद डरी और कांपती हुई आवाज में वे पुलिस को उस दौरान की पूरी घटनाक्रम बताते हैं। वे कहते हैं कि 15 दिसंबर 2024 को जब राम की 8 बीघा जमीन की रजिस्ट्री होना तय हुआ था तो वे अपनी बहन और जीजा की मदद करने के लिए उसके साथ रामपुर गांव आए थे। वे आगे बताते हैं कि अगले दिन यानी 16 दिसंबर की पूरी शाम तक वे वहीं मौजूद थे और जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया था तो वे शाम ढलते ही राम के घर से विदा लेकर वापस अपने गांव पलमपुर लौट आए थे। तीनों भाई रोते हुए बार बार एक ही बार दोहरा रहा था कि रामपुर से निकले थे तब तक उनका जीजा राम बिल्कुल सुरक्षित और ठीक ठाक और सबसे बेहद हंस बोलकर बात कर रहा था। उसके बाद रात में उसके साथ क्या हुआ, उसने किसने और क्यों मारा, इस बारे में उन्हें दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस भावुक कबूलनामे और आंसुओं के बीच मौजूद पुलिस का शक इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। थाना प्रभारी और उसकी टीम के दिमाग में
एक अलग ही विचार चल रही थी। पुलिस को लग रहा था कि जमीन की बिक्री से जो एक बहुत बड़ी रकम कैश के रूप में मिली थी, कहीं ना कहीं उस भारी भरकम पैसे को पूरी तरह से हड़पने के लिए लालच में इन तीनों भाइयों ने ही अपनी बहन सरस्वती के साथ मिलकर इस खौफनाक मर्डर का अंजाम दिया है। पुलिस का यह अंदेशा था कि ये तीनों भाई शाम को निकलने का नाटक करके रास्ते से ही वापस लौटे होंगे। रात के अंधेरे में राम का काम तमाम किया होगा और फिर सुबह होने से पहले ही चुपचाप फरार हो गए होंगे ताकि उन पर कोई उंगली न उठा सके। यही वजह थी कि पुलिस उनके आंसुओं को महज एक ड्रामा मानकर अपनी जांच की सुई पूरी तरह से उन पर ही टिकाई रखती है और उनके कबूलनामे को वेरीफाई करने के लिए तकनीकी साक्ष्यों को खंगालना शुरू कर देती है। इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में जाने के लिए हमें वक्त की पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और सरस्वती की अतीत के उन पन्नों को खंगालना होगा जो इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की तैयार कर चुकी है। बरेली जिले के कैंट थाना क्षेत्र के पलपुर गांव की रहने वाली सरस्वती की जिंदगी बेहद उथल पुथल भरे रहते हैं। बात करीब 10 साल पहले की है, जब उनके पिता ने उनकी पहली शादी बरेली की ही सिबिजगंज इलाके के मथुरपुर की गांव की रहने वाली एक बेहद मेहनती युवक ओम प्रकाश से हुआ था। शादी की शुरुआती कुछ दिनों में सामान्य बीते, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर गंभीर झगड़े और अनबन शुरू हो गई थी। हालात इस कदर बिगड़ गई थी कि आपसी पटरी न बैठने के कारण अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ कि यह रिश्ता पूरी तरह से टूट गया और सरस्वती ओम प्रकाश का घर छोड़कर अलग हो गई। इसके बाद सरस्वती की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है जब उसकी मुलाकात बदायूं जिले के मोहल्ला टिकसगंज के रहने वाले पप्पू नाम के युवक से होती है। पप्पू के साथ उसकी नज़दीकियां इतनी बढ़ी कि पहले पति को पीछे छोड़कर पप्पू के साथ रहने लगी। इस रिश्ते से सरस्वती ने एक बेटी को जन्म दिया जिसके नाम स्वाति रखा कि सरस्वती को लगा कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाएगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह जब सरस्वती सोकर उठी तो उसने देखा कि पप्पू अपने बिस्तर पर मृत पड़ा है। पप्पू की इस अचानक मौत ने सबको चौंका दिया, जिसके बाद पप्पू के घर वालों ने सरस्वती पर बेहद गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उसने खाने में जहर देकर पप्पू की हत्या की है। हालांकि इस बात की कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, लेकिन ससुराल वालों ने रोज रोज के तानों, शक और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर सरस्वती अपनी मासूम बेटी को साथ लेकर वापस अपने मां के पलपुर लौट आया। अब कहानी का दूसरा पहलू रामपुर गांव में ही जुड़ता है। यहाँ रचपाल के घर में उनका बड़ा बेटा राम रहता है, जिसकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही थी और स्वभाव में अत्यधिक कमियां निकालने की आदत के कारण कोई भी अपनी बेटी की शादी उससे करने को तैयार नहीं था। घर वालों इस बात से बेहद चिंतित थे, उनका बेटा कहीं जीवन भर कुंवारा नहीं रह जाए, इसलिए उन्होंने तय किया वह किसी गरीब, तलाकशुदा या पहले से शादीशुदा महिला से उसका घर बस जाए। इसी बीच एक परिचित के माध्यम से राम के परिवार को पालपुर की सरस्वती के बारे में पता चला। इस वक्त मायके में ही रह रही है और एक बेटी की मां है। राम के घर वालों ने तुरंत इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और एक समारोह में सरस्वती की राम के साथ शादी हो गई। यह सरस्वती की जिंदगी की तीसरी ससुराल थी। अपनी इस तीसरे शादी के बाद सरस्वती ने अपनी कुशल व्यवहार से बहुत ही जल्द पूरे परिवार का दिल जीत लिया और राम तो अपनी पत्नी सरस्वती की इस कदर दीवाना हो चुका था कि वह उसकी हर बात पर आंखें मूंद कर अंधा विश्वास करने लगा। इस शादी से सरस्वती ने 2 और बच्चों, एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया, जिससे परिवार पूरा हो गया और राम की नज़रों में सरस्वती ही उसका जीवन का केंद्र बन चुकी थी। राम के साथ तीसरी शादी के बाद वक्त के साथ सरस्वती का घर के भीतर दखल और नियंत्रण काफी बढ़ चुका था। इस स्थिति को देखकर उसकी सास मोरकली को यह आभास होने लगा कि यदि बहू के फैसले को समय रहते नहीं टोका गया तो पूरे घर पर सिर्फ उसका हुकूमत चलेगा। इस वजह से सास बहू के बीच बात बात पर टोका टाकी होता और रोज रोज के घरेलू झगड़े
शुरू हो गए। राम अपनी माँ के बजाय हमेशा अपनी पत्नी सरस्वती के पक्ष लेता है, जिससे घर के कलह चरम पर पहुंच जाती है। आखिरकार राजपाल और मोनाकली ने यह फैसला किया कि वह बेटे बहू को अपनी से अलग कर देंगे, जिसके बाद रामपाल गांव में ही एक दूसरे मकान में सरस्वती और बच्चों के साथ रहने लगा। इससे सरस्वती बेहद खुश थी, क्योंकि अब उसके पास किसी बंदिश नहीं थी। राम के इस नए घर के ठीक पड़ोस में हरि बाबू का एक साधन संपन्न परिवार रहता है, जो अखबारी विभाग में नौकरी करते थे। हरि बाबू के 6 बच्चों में सबसे छोटा बेटा था ओमवीर, जो अभी तक कुंवारा था। पड़ोसी होने के नाते दोनों परिवार के बीच लगातार आना जाना बना रहता है, और ओमवीर रिश्ते में सरस्वती को भाभी कहता है। ओमवीर उम्र में सरस्वती से कई साल छोटा था, लेकिन 28 साल की सरस्वती अक्सर उससे हंसी मजाक किया करती थी। धीरे धीरे यह घने अकेलेपन और रोजमर्रा के हंसी मजाक के बीच दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण और चाहत पैदा होने लगी। एक दिन जब राम किसी काम से घर से बाहर गया, ओमवीर भाभी भाभी पुकारता हुआ दबे पांव घर के तरफ दाखिल होता है। उस वक्त सरस्वती आईने के सामने खड़ी होकर श्रृंगार कर रही थी। उसने ओमवीर को आईने में देख लिया और चहकते हुए पास बैठने का इशारा किया। उसने दोपहर दोनों की नजरें मिली। बातचीत का सिलसिला बढ़ा और भावनाओं के अंतरिक्ष में आकर सरस्वती और ओमवीर के बीच लोकलाज का सारी सीमाएं, रिश्ते की मर्यादा पूरी तरह टूट गई। यहाँ से दोनों के बीच एक गुपचुप और वर्जित प्रेम की शुरुआत होती है। जब भी राम घर से बाहर जाता, सरस्वती तुरंत फोन करके ओमवीर को अपने पास बुला लेती। धीरे धीरे दोपहर का वक्त ओमवीर के इस तरह बार बार चक्कर लगाने से आसपास के पड़ोसियों को उनके रिश्ते पर गहरा शक होने लगा और गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। यह बातें उड़ती उड़ती कई बार राम के कानों तक पहुंची, लेकिन वह अपनी पत्नी सरस्वती के बीच इस कदर अंधा विश्वास करती है। लेकिन वह अपनी पत्नी सरस्वती के प्रति इस कदर अंधा विश्वास और प्यार में डूबा हुआ था कि उसने लोगों की चेतावनी को पूरा तरह से नज़रअंदाज कर दिया और इस कड़ाई हकीकत को कभी भी भांप नहीं सका। दिसंबर 2024 के शुरुआती दिनों में सरस्वती की लगातार दबाव बनाने और जीत के कारण राम अपनी रेलवे लाइन के पास स्थित 8 बीघा जमीन को आखिरकार बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उसे अपनी पत्नी की बातों पर इतना भरोसा था कि वह उसके कहे अनुसार गांव छोड़कर एक नई शुरुआत का सपना देखने लगता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब जमीन की डील पक्की होने के बाद राम अपनी सरस्वती पत्नी के सामने अपनी आगे की योजना रखता है। वह बेहद उत्साह के साथ कहता है कि जमीन बेचने से जो भारी भरकर रकम मिलेगी, उससे वह यह छोटा सा गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर चला जाएगा और वहां कोई अच्छा सा बड़ा धंधा शुरू करेगा। उसका तर्क था कि शहर जाने से न सिर्फ उसका कारोबार अच्छा चलेगा, बल्कि उनके बच्चों गौरव और गुड़िया को भी पढ़ाई लिखाई करा सकेगा। एक पिता के तौर पर राम का यह फैसला बेहद स्वाभाविक और बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने वाला था। लेकिन जैसे सरस्वती के कानों में पति के मुंह से शहर जाने और गांव छोड़ने की बात पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह भीतर तक पूरी तरह हिल जाती है और वे उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। राम तो यह सोच रहा था कि उनकी पत्नी शहर जाने की बात सुनकर खुश होगी, लेकिन सरस्वती के दिमाग में उस वक्त और ही कुछ चल रहा था। वह किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता करके अपने युवा प्रेमी ओमवीर से दूर जाने की कल्पना तक नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वे शहर चले गए तो उसका और ओमवीर का यह गुपचुप रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वह अंदर ही अंदर छटपटाने लगती है और राम को गांव में ही रहकर कोई धंधा करने के लिए मनाने की हर संभावना कोशिश करती है। मगर राम इस बार बच्चों की अच्छी शिक्षा की खातिर अपनी बात पर पूरी तरह अड़ जाता है और साफ कर देता है कि फैसला बदला नहीं जाएगा। पति की इस कड़े रुख को देखकर सरस्वती के भीतर की ममता और वफादारी पूरी तरह खत्म हो जाती है और वह इस स्थिति से निकलने का एक बेहद खौफनाक और जानलेवा रास्ता तलाशने लगती है।
इसी बीच एक दिन जब राम किसी काम से घर पर नहीं था, ओमवीर हमेशा की तरह सरस्वती से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। सरस्वती बेहद गंभीर चेहरे के साथ ओमवीर को पूरी बात बता देती है कि राम जमीन बेचकर शहर जाने की तैयारी कर चुका है और अगर ऐसा कुछ हुआ कि वे दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। इस संकट का हल निकालने के लिए सरस्वती और ओमवीर की आंखों में बेहद ठंडे दिमाग से बुनी गई खौफनाक साजिश का प्रस्ताव रखती है। वह साफ शब्दों में कहती है, अब एक ही उपाय बचा है, जमीन बेचने के बाद उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देते हैं। ऐसा करने से जमीन का सारा पैसा हमारे हाथ लग जाएगा, हमारे दोनों का बीच ये हमेशा के लिए हट जाएगा। ओमवीर भी सरस्वती के इस वर्जित प्रेम से इस कदर अंधा हो चुका था कि वह बिना किसी हिचकिचाहट या डर के अपने ही पड़ोसी राम की हत्या करने की इस खौफनाक साजिश के रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश को पूरी शामिल करने के लिए रजामंदी कर देती है। 16 दिसंबर 2024 देर रात तक रामपुर गांव में पूरी तरह से अंधेरा और ठंड की आगोश में समा चुका था। सरस्वती के तीनों भाई शाम ढलते ही अपने गांव पलपुर लौट चुके थे और घर में अब सिर्फ राम और सरस्वती और उनके मासूम बच्चे थे। जमीन की बिक्री से मिली एक बहुत बड़ी भारी भरकम रकम एक अलमारी में सुरक्षित रखी हुई थी, जिसे लेकर राम भविष्य के सुनहरे सपने देख रहा था। रात का खाना खाने के बाद बच्चों से थोड़ी हंसी मजाक और बातचीत करके राम बिल्कुल निश्चित होकर और अपनी चारपाई पर जाता है और कुछ ही देर में गहरी नींद की आगोश में समा जाता है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस छत के नीचे वह सो रहा है वहीं उसके जीवन का खत्म करने की अंतिम उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। आधी रात का समय होते ही जब पूरा गांव गहरी नींद में सो गया था, पड़ोसी ओमवीर साहू अपनी घर की दीवार कूदकर दबे पांव राम के घर की आंगन में दाखिल होता है। घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था क्योंकि सरस्वती सोई नहीं थी। वह बेहद बेचैनी, घबराहट और एक अजीब ठंडे उम्मीद में जागकर सिर्फ उसकी आने का इंतजार कर रही थी। अंधेरे कमरे के भीतर की हवा बेहद भारी और खौफनाक हो चुकी थी। ओमवीर के आते ही सरस्वती बिना एक शब्द बोले बहुत ही ठंडे दिमाग से चारपाई की तरफ बढ़ती है और सोते हुए राम को थोड़ा हिला डुलाकर पूरी तरह से जांच कर लेती है कि वह गहरी और बेसुध नींद में है। इसके बाद वह मुड़कर अंधेरे में ही ओमवीर को अपनी आंखों से अंतिम इशारा कर देती है। ओमवीर जो पहले से ही अपने साथ एक मजबूत प्लास्टिक की रस्सी का टुकड़ा छिपाकर लाया था, प्रेमिका का ग्रीन सिग्नल मिलते ही बिना कोई वक्त गंवाए आगे बढ़ जाता है। वह उस प्लास्टिक की रस्सी को सोते हुए राम की गले में डाल देता है और अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर उसे दोनों तरफ से खींचना शुरू कर देता है। अचानक गले पर पड़े उस जानलेवा दबाव की वजह से नींद में ही राम का दम घुटने लगता है। उसकी आंखें फटी की फटी हो जाती है और ऑक्सीजन न मिलने के कारण उसका शरीर तड़पने लगता है। वह चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था क्योंकि रस्सी ने उसकी सांस की नली को पूरी तरह से खींच लिया था। कमरे के भीतर कुछ पलों तक हड्डियों को कांपा देने वाली डर था। फिर धीरे धीरे राम का शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ जाता है। वह हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। राम की आखिरकार सांस थमते ही कमरे के भीतर फैले उस खौफनाक सन्नाटे के बीच इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम करता है। अपने ही पति की लाश के ठीक बगल में उसी घर में सरस्वती और ओमवीर अपनी शारीरिक हसरतों और वासना को पूरा करने में लग जाता है, मानो वहाँ कुछ हुआ ही न हो। वासना के इस खेल के खत्म होने के बाद सरस्वती अलमारी की तरफ बढ़ती है और जमीन बेचकर मिली उस मोटी रकम से एक बड़ा हिस्सा निकालकर इनाम के तौर पर अपने प्रेमी ओमवीर के हाथ सौंप देती है। जिसके बाद ओमवीर रात के अंधेरे में ही चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब सिर्फ कमरे में राम की लाश थी और जागती हुई सरस्वती। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटने का वक्त आता है, सरस्वती अपने चेहरे पर अचानक गहरे सदमे और दुख के भाव लाती है और अपनी बनाई हुई खुदकुशी की मनगढ़ंत कहानी को अंजाम देने के लिए पूरी ताकत से चीखना, चिल्लाना और छाती पीट पीट कर
रोने का नाटक शुरू कर देती है, जिससे सुबह सुबह पूरे रामपुर गांव में हिलाकर रख देता है। 11 जनवरी 2025 यानी राम की मौत के करीब 25 दिन बाद पुलिस कस्टडी में बंद सरस्वती के तीनों भाई लगातार बेगुनाही की गुनाह कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर शिकंजा कसती जा रही थी। जब रामपुर गांव में बैठी सरस्वती तक यह खबर पहुंचती है कि उसके बेगुनाह भाइयों पर पुलिस का कानूनी और शारीरिक सख्ती कर रही है, तो उसके भीतर का बचा हुआ हौसला पूरी तरह टूट जाता है। वह भारी घबराहट के चरम पर पहुंचकर खुद को अपना मोबाइल उठाती है और सीधे भमोरा थाना प्रभारी राकेश सिंह यादव का नंबर घुमा देती है। फोन उठाते ही सरस्वती बेहद कांपती और रोती हुई आवाज में पुलिस के सामने पूरा सच उगलना शुरू कर देती है। वह स्वीकार करती है उसके भाई बिल्कुल बेकसूर है और उसने ही अपने पड़ोसी प्रेमी ओमवीर के साथ मिलकर इस पूरी हत्या का अंजाम दिया है। इस चौंकाने वाले कबूलनामे को सुनते ही थाना प्रभारी तुरंत हरकत में आते हैं और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर सरस्वती को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके तुरंत बाद थाने में बंद उसके तीनों निर्दोष भाइयों को बेइज्जत रिहा कर देती है। इसके बाद पुलिस की अगली और सबसे बड़ी चुनौती थी फरार ओमवीर को दबोचना। पुलिस की एक टीम तुरंत ओमवीर के घर दबिश देती है, लेकिन वह वहां नहीं मिलता है। इसी दौरान भमोरा पुलिस का मुखिया तंत्र काम आता है और एक मुखबिर से सटीक सूचना मिलती है कि ओमवीर इस पूरे घटनाक्रम से अनजान गांव के बाहर मुख्य सड़क के मोड़ पर अपने दोस्त के साथ खड़ा है। पुलिस की गाड़ी बिना कोई सायरन बजाए बेहद खामोशी से उस मोड़ पर पहुंच जाती है और ओमवीर को चारों तरफ से घेरकर दबोच लेती है। ओमवीर उस वक्त इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी प्रेमिका सरस्वती पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है और अपना गुनाह कबूल कर चुकी है। इसलिए वह शुरुआत में पुलिस के सामने खुद को बिल्कुल अनजान और बेगुनाह बताता रहा। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा कहानी तब सामने आता है जब पुलिस ओमवीर को लेकर थाने के लॉकअप में पहुंचती है और बंद कमरे के भीतर उसका सामना सीधे सरस्वती से कराया जाता है। अपनी प्रेमिका को पुलिस कस्टडी में खड़ा देख उसके मुंह से पूरी साजिश का सच सुनकर ओमवीर का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है। कोई और रास्ता न देख वह भी घुटनों पर आ जाता है और राम की गला घोटने का बात आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लेता है। दोनों आरोपियों ने एक बलिया बयान और पोस्टमार्टम की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भमोरा पुलिस पूरी कानूनी कागजी कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर लेती है। इसके बाद बेहद कड़े और सुरक्षा घेरे के बीच सरस्वती और ओमवीर को बरेली की अदालत में पेश किया, जहां से मानवीय न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका को खारिज करते हुए उन्हें कड़े पहरे और न्याय हिरासत के तहत सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दे देते हैं और इसी के साथ राम हत्याकांड की यह उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री न्याय की चौखट पर आकर अपना मुकाम तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, यह थी रामपुर गांव की वो खौफनाक हकीकत, कैसे एक इंसान का अंधा विश्वास दूसरे इंसान के लालच और वासना के बीच मौत हो गया। कानून ने अपना काम किया और दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आपको क्या लगता है इस तरह के अपराध के पीछे मुख्य मानसिक कारण क्या होते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भोजपुरी थाना क्षेत्र के गांव बेनीराम की। यहाँ लक्का सिंह का बेटा जसवीर सिंह रहता है, जिसकी गिनती इलाके के सबसे संपन्न किसानों में होती है। लगभग 100 बीघा उपजाऊ जमीन का मालिक जसवीर गन्ने की खेती से हर सालाना लाखों रुपए कमाता था। करीब 18 साल पहले उसकी शादी बिलासपुर की रहने वाली बेहद खूबसूरत गुरबीत कौर से हुई थी और दोनों की शुरुआती शादीशुदा जिंदगी किसी सपने जैसी बेहद खुशहाल चल रही थी। समय के साथ उनके घर में 3 बेटों गुरवंत, रॉकी और सेक्की का जन्म हुआ, जिसकी बेहतर भविष्य और अच्छी परवरिश के लिए जसवीर ने उन्हें बरेली शहर के एक नामी स्कूल में
हॉस्टल में पढ़ाने के लिए भेज दिया। लेकिन जैसे जैसे साल बीती, इस हंसते खेलते और आर्थिक रूप से मजबूत परिवार की खुशियाँ डगमगाने लगी, क्योंकि जसवीर के रंग ढंग और व्यवहार में एक गहरा बदलाव आने लगता है। उसने धीरे धीरे शराब पीना शुरू कर दिया। उसका ध्यान अपनी जिम्मेदारियों से हटने लगा और वह दूसरी औरतों में रुचि लेने लगा, जिससे घर का माहौल पूरी तरह बदलने लगा। गुरप्रीत ने शुरुआत में खानदान की इज्जत और बच्चों की भविष्य का हवाला देते हुए उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन दौलत और बुरी आदतों के नशे में चूर जसवीर पत्नी की इन बातों का कोई भी असर नहीं हुआ और वह अपनी मनमानी करता रहा। जसवीर का साफ मानना था कि जब वह परिवार की हर छोटी बड़ी आर्थिक जरूरत को पूरी कर रहा है तो उसकी निजी शौकों, आदतों और ऐशो आराम की जिंदगी में किसी को भी दखल देने का कोई हक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ गुरप्रीत अपने पति को इस तरह गलत रास्ते पर जाते देख खून का घूंट पीकर रह जाती है। और जब भी जसवीर घर लौटता तो वह पूरे हक से उसकी अय्याशी का विरोध करती थी, जिससे दोनों के बीच रोज रोज के झगड़ों बेहद बढ़ने लगते हैं। और इस ढलती उम्र में रोज रोज के इन घरेलू कलहों के कारण उसका मन अपनी पत्नी गुरमीत से पूरी तरह उजड़ जाता है। अपनी खूबसूरत पत्नी के प्रति सारा आकर्षण खत्म हो जाने के कारण अब वह अपने ही घर के आने से कतराने लगता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुंह मोड़ ले चुका था और अपनी मनमर्जी की जिंदगी जीने के लिए घर से बाहर ही अपना ज़्यादातर वक्त बिताता था। लगभग 1 साल पहले जसवीर की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात बरेली के सीजीगंज क्षेत्र के सहजपुर गांव के रहने वाले एक ड्राइवर बलकराम से हुई। और देखते ही देखते दोनों की यह जाना पहचान एक गहरी दोस्ती में बदल गई, जिसके बाद एक दिन जसवीर बालकराम के बुलावे पर उसके घर चला गया, जहां पहली बार उसकी मुलाकात बालकराम की 25 वर्ष बेटी सनू से हुई। सनू देखने में ही जसवीर उसकी तरफ पूरी तरह आकर्षित हो गया और उसके दिलो दिमाग पर सनू को एक ऐसा असर हुआ कि उसने किसी न किसी बहाने से लगातार बालकराम के घर आना जाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बेहद चालाक सनू को भी जसवीर के इस बदलते व्यवहार और बार बार आने जाने से यह बात समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि जसवीर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका है और वह उससे नज़दीकियां बढ़ाने के लिए बेहद बेताब है। बातों ही बातों में जब सनू को यह पुख्ता जानकारी मिली कि जसवीर इलाके का एक बहुत बड़ा आदमी है जिसके पास बेइंतहा दौलत है, तो उसने अपनी उम्र के फैसलों की परवाह नहीं किया। बिना जसवीर से बेहद मीठी मीठी बातें करता और उसे अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया ताकि वह उसके पैसे पर पूरी जिंदगी ऐशो आराम कर सके और उसकी जायदाद की मालकिन बन सके। जिसके बाद इस नज़दीकी को और आगे बढ़ाने के लिए सानू ने खुद को अपना मोबाइल नंबर जसवीर को थमा दिया और दोनों के बीच फ़ोन पर लंबी लंबी मुलाकातों और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। सानू से लगातार फ़ोन पर बात करना और अपनी नज़दीकियों को पूरी तरह गोपनीय रखने के लिए जसवीर ने बरेली के सुखद छावनी इलाके में हरिओम नामक के एक व्यक्ति के मकान में एक कमरा किराए पर ले रखा था, जहां उसका सबसे गहरा दोस्त प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा बिजनेस पार्टनर पिंकू उर्फ महेंद्र पहले से ही रहता है। और यही वह जगह थी जिसे जसवीर और सानू की अपनी सिगरेट मुलाकातों का एक सुरक्षित ठिकाना बना लिया, जहां दोनों अक्सर मिला करते थे। कुछ ही समय में जब दोनों के बीच एक बेहद संबंध बन गए और सनू का यह पक्का भरोसा हो गया कि जसवीर पूरी तरह से उसके प्यार और हुस्न के जाल में फंस चुका है, तो एक दिन इन मुलाकातों के बीच सानू ने बड़ी चालाकी से जसवीर के सामने सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया, अपनी मांग उसके सामने रख दी। दौलत के नशे में अंधा हो चुका जसवीर बिना एक पल गंवाए इस शादी के लिए तुरंत तैयार हो गया, लेकिन इसके साथ ही उसने सनू के सामने अपनी एक खौफनाक शर्त भी रख दी कि इस नई साजिश के रास्ते में उसकी मौजूदा पत्नी गुरप्रीत सबसे बड़ी और इकलौती रुकावट है और सनू से हमेशा के लिए एक होने से पहले उसे अपनी पत्नी गुरमीत को रास्ते से हटाना होगा,
जिसके बाद अपनी पत्नी की हत्या करने की एक भयानक बात को सुनकर सनू भी बेहद खुश हो गई और वह भी जसवीर पर जल्द से जल्द शादी करना और इस काम को अंजाम देने का लगातार दबाव बना रही थी। सितंबर के महीने में गुरमीत को आखिरकार किसी न किसी तरह इस बात की भनक लग गई कि जसवीर बरेली में किसी अन्य लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, जिसके बाद उसने एक पत्नी के तौर पर जसवीर पर उस लड़की से सारे संबंध तोड़ने, उससे पूरी तरह दूर हो जाना और भारी पारिवारिक दबाव बनाना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ सनू के इश्क में पूरी तरह अंधा हो चुका जसवीर किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए गुरप्रीत के इस रोज रोज के विरोध और दबाव से तंग आकर उसने अपनी पत्नी की राह के इस सबसे बड़े कांटे को यानी अपनी ही पत्नी गुरप्रीत को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से पूरी तरह हटा देने का एक खौफनाक फैसला कर लिया। अपने इस खूनी इरादे को अंजाम देने के लिए वह अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और इस पूरी साजिश के रचदार पिंकू उर्फ महेंद्र के साथ लेकर सीधे सनू से मिलने उसके घर जौहलपुर पहुंच गया, जहां से वे तीनों मिलकर सीजीगंज के बेहद सुनसान इलाके पर खेड़ा पहुंच गए और वहां गाड़ी रोककर उन तीनों ने ठंडे दिमाग से गुरप्रीत की हत्या करने की खौफनाक योजना को अंतिम रूप दिया। इस पूरी खतरनाक साजिश का ताना बाना बुनने और मर्डर का प्लानिंग तैयार करने के बाद जसवीर वापस अपने घर लौटा और सीधे तौर पर गुरप्रीत के मन में चल रहे भारी शक को पूरी तरह खत्म करने का तथा उसका खोया हुआ भरोसा दोबारा जीतने का इरादे से वह अचानक उसके साथ बेहद प्यार और बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार करने लगा, ताकि गुरप्रीत को उसकी इस खौफनाक साजिश की कानों कान भनक भी न लग सके। 21 नवंबर को जसवीर ने पूरी चालाकी से गुरप्रीत के सामने अगले दिन बरेली जाकर हॉस्टल में रह रहे अपने तीनों बच्चों से मिलने का प्रस्ताव रखा, जिससे सुनते ही बच्चों के प्रति ममता भरी और उससे मिलने के लिए बेहद बेताब गुरप्रीत बिना किसी शक के तुरंत तैयार हो गई। और ठीक उसी समय जसवीर ने चुपके से अपने दोस्त पिंकू को फोन घुमाकर पूरी खूनी की तैयारी रखने का गुप्त संदेश दिया। अगले दिन यानी 22 नवंबर की सुबह करीब 10 बजे जसवीर अपनी मासूम पत्नी गुरप्रीत को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर घर से रवाना हुआ और अपनी सोची समझी योजना के मुताबिक रास्ते को जानबूझकर लंबा करते हुए फतेहपुर पश्चिमी और मिल्क में रहने वाली अपनी मामी के घर रुका, जिसके बाद वह दोपहर के वक्त बच्चों के पास छावनी हार्डमैन स्कूल के पास पहुंचा। माता पिता को अचानक साथ देख बच्चे बेहद खुश हो गए। गुरप्रीत को बच्चों से बात करके जसवीर बेहद खामोशी से वहां से निकल गया और सुखद छावनी जाकर सीधे पिंकू से मुलाकात की, जहां उसने पिंकू को अंतिम निर्देश देते हुए कहा कि वह शाम के ठीक 6 बजे गुरप्रीत को लेकर सोहारा के रास्ते पर अपने गांव बेनीराम की तरफ लौटेगा। इसलिए पिंकू ने अपनी मोटरसाइकिल और हथियार के साथ गांव के ठीक बाहर सुनसान खेतों के पास हर हाल में घात लगाकर इंतजार कर रहा था। शाम को जब बच्चे उसे विदा लेकर जसवीर और गुरप्रीत वापस अपने गांव की तरफ मोटरसाइकिल से रवाना हुए, तो सर्दियों के दिनों होने के कारण रास्ते में उम्मीद से कहीं ज़्यादा जल्दी घना अंधेरा घिर गया और जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल गांव के एकदम नज़दीकी सुनसान खेतों के पास पहुंची, तो वहां पहले से घात लगाकर खड़े दोस्त पिंकू ने हाथ देकर उन्हें बीच रास्ते पर ही रुकवा दिया। जसवीर ने अपनी पत्नी से किसी बहाने मोटरसाइकिल से नीचे उतरने को कहा और अपनी ही मौत के इस खौफनाक जाल से बिल्कुल अनजान था। मासूम गुरप्रीत जैसे ही गाड़ी से उतरकर सड़क के किनारे खड़ी हो गई, ठीक उसी पल जसवीर ने बिना कोई रहम दिखाए अपने कमर में रखा हुआ देसी तमंचा बाहर निकाला और सीधे गुरप्रीत की कनपटी से सटाकर गोली मार दिया, जिससे गोली लगते ही जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। गुरप्रीत की सांसें पूरी तरह थम गए और पक्का करने के लिए ठीक उसके तुरंत बाद पिंकू ने भी अपने पास मौजूद तमंचे से गुरप्रीत के सीने पर निशाना दाग दिया। दूसरी तरफ गोली चलते ही जिसके गहरे जख्म के कारण उस मौके पर ही दम तोड़ दिया और इस पूरी खूनी साजिश को डकैती या रंजिश का असली रूप देने के लिए पिंकू ने तुरंत अपने तमंचे से दोबारा कारतूस भरा
और बेहद करीब से जसवीर के कान को छूते हुए ठीक बगल में फायर कर दी, ताकि पुलिस और दुनिया के सामने यह साबित किया जा सके कि बदमाशों ने जसवीर पर भी जानलेवा हमला किया था, जिससे वह बच गया। क्योंकि जसवीर ने अपनी इस पूरी खौफनाक वारदात का आरोप लगाने के लिए अपने पुराने दुश्मन नाबी के सिर पर मरने का एक पूरा ताना बाना पहले से बुन लिया था, जिससे कुछ समय पहले ऑटो में बैठने के एक मामूली सी बात को लेकर उसका गंभीर रूप से झगड़ा और मारपीट हो गई थी। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद जसवीर रोता बिलखता और गहरे सदमे का ढोंग करता हुआ सीधे भोजपुर थाना पहुंचा, जहां उसने थाना प्रभारी अनिल कुमार के सामने खुद को बेकसूर बताते हुए रो रो कर अपनी झूठी घटना सुनाई और अपने पुराने दुश्मन नाबिद सहित 3 अज्ञात हमलावर के खिलाफ अपनी पत्नी की निर्मम हत्या का संगीन मुकदमा और अपराध की संख्या 637 2015 के तहत पाबंदी की धारा 302 और 307 में दर्ज करा दिया। नामजद तहरीर के मिलते ही हरकत में आई पुलिस टीम ने बिना वक्त गंवाए मुख्य आरोपी नाबी को उसके घर से हिरासत में ले लिया और जब थाने लाकर जसवीर पर हुए जानलेवा हमले और उसकी पत्नी गुरप्रीत की हत्या के बारे में कड़ी पूछताछ शुरू की, तो नाबी ने खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताते हुए कहा कि जिस वक्त यह वारदात हुई वहां अपने घर पर कुछ लोगों के साथ मौजूद था। थाना प्रभारी अनिल कुमार ने जब नाबी के इस दावे को गहराई से तफ्तीश की और मौके पर मौजूद उन तमाम गवाहों से कड़ाई से पूछताछ कर बयान दर्ज किए, तो नाबी की बात सच साबित हुई, जिसके बाद नामी ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि कुछ दिनों पहले ऑटो में बैठने की एक मामूली बात को लेकर जसवीर के साथ हुई उसकी मारपीट गंभीर मारपीट हुई थी और उसी पुरानी रंजिश और मारपीट का बदला लेने के लिए जसवीर अब उसे और उसके साथियों से इस खूनी और झूठे मुकदमे में पूरी तरह फंसाना चाहता है। पूरी जांच करके और ठोस सबूत के आधार पर जब थाना प्रभारी को नाबी पूरी तरह निर्दोष लगा, तो उन्होंने उसे सख्त हिदायत देकर थाने से छोड़ दिया, जिससे अब पुलिस के सामने एक बेहद नई चुनौती खड़ी कर दी कि अगर नाबी कातिल नहीं था तो आखिरकार गुरप्रीत की इतनी बेरहमी से हत्या किसने और क्यों किया। पुलिस दोबारा नाबी को पूरी तरह निर्दोष पाकर छोड़ दिए जाने और अपनी बनाई पहली कहानी को कमजोर पड़ता देख जसवीर ने पूरी तरह बौखला गया, जिसके बाद अपनी साजिश को हर हाल में सच साबित करने के लिए उसने 16 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे एक और बेहद आत्मघाती कदम उठाया और पेट में गोली लगी गंभीर हालत में लहूलुहान होकर दोबारा भोजपुर थाना पहुंच गया। थाने पहुंचकर उसने पुलिस के सामने दावा किया कि नाबी ने पुरानी रंजिश के चलते उस पर फिर से जानलेवा हमला किया है, जहां संयोग से गोली लगी उसके पेट के बिल्कुल किनारे हिस्से को छूते हुए निकल गई और वह एक बार फिर से मौत के मुंह से बच गई। लेकिन इस बार जसवीर की नामजद तहरीर के आधार पर थाना प्रभारी अनिल कुमार ने नाबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बजाय अपराध संख्या 680 2015 पर पाबंदी की धारा 307 के तहत किसी अज्ञात हमलावर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जिससे जसवीर को यह बात बेहद नागवार गुजरी, पर वह कुछ कर नहीं पाया और चुपचाप वहां से चला गया। लगातार दूसरी बार हुए इस हमले पर जसवीर के बार बार इन जानलेवा हमलों में जादुई तरीके से बच जाने के अजीब घटनाक्रम ने थाना प्रभारी अनिल कुमार के मन में एक बेहद गहरा शक पैदा कर दिया कि कहीं जसवीर खुद को बेकसूर देखने के लिए खुद ही तो अपने ऊपर हमले नहीं करवा रहा है। और उनका यह शक उस वक्त पूरी तरह से पुख्ता हो गया जब गुरप्रीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें साफ लिखा था कि गुरप्रीत को गोली बिल्कुल सटाकर मारी गई थी, जबकि जसवीर ने पुलिस को कहानी सुनाई थी कि बदमाशों ने चलती हुई मोटरसाइकिल को दूर से ओवरटेक करके रोका और दूरी से उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसने जसवीर के बयानों और असल हकीकत के बीच इस बड़े विरोधाभास को पूरी तरह उजागर कर दिया। जसवीर द्वारा बार बार रंजिश की कहानी दोहराने और खुद पर हमले में अजीब तरीके से बच जाने के बाद थाना प्रभारी अनिल कुमार ने सच की तह तक जाने के लिए जसवीर और नाबी दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिसकी बारीकी से जांच करने पर
जसवीर की कॉल डिटेल्स में दो ऐसे अनजान मोबाइल नंबर सामने आए जिन पर वारदात के पहले और बाद में बेनतिहा बातचीत की गई थी। पुलिस ने जब इन दोनों नंबर की पुख्ता लोकेशन और मालिक की पूरी डिटेल्स खंगाली तो वे नंबर जसवीर के गहरे दोस्त पिंकू उर्फ महेंद्र और उसकी प्रेमिका सानू के निकली, जिससे इन पूरी तरह खूनी साजिश के पर्दे के पीछे असली किरदार का चेहरा साफ कर दिया। इस बेहद चौंकाने वाले इन तकनीकों सुराग के हाथ लगते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और सब इंस्पेक्टर गौरव के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम को जसवीर के गांव बेनीराम भेज दिया, जिसने घेराबंदी करके जसवीर को उसके घर से ही सीधे हिरासत में ले लिया। थाने के बंद कमरों में लाकर जब थाना प्रभारी ने जसवीर के सामने उसकी पिंकी और सनू की कॉल डिटेल्स, आपस में हुई लंबी बातचीत का पूरा वारदात के वक्त घटना स्थल के पास उसके मोबाइल की लाइव लोकेशन के वैज्ञानिक सबूत टेबल पर रख दिया, तो इन पुख्ता सबूतों को देखकर जसवीर के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया और उसने भारी मानसिक दबाव में आकर अपनी पत्नी गुरप्रीत कौर की बेरहमी से हत्या करने का जुर्म पुलिस के सामने रख दिया। जसवीर के इस बयान ने तुरंत बाद पुलिस उसे सुनसान खेतों के पास ले गई, जहां जसवीर की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया उसका देसी तमंचा झाड़ियों में बरामद कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या में जसवीर के साथ साथ साजिश रचने का आरोप में पिंकू और सनू को भी पाबंदी की धारा 120 के तहत नामजद अभियुक्त बना दिया और तीनों को कड़ी मुशक्कत के बाद जेल भेज दिया।